अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ बेबी जो होता है वो कंसीव नहीं हो रहा होता है, यानी कि उनकी जो वाइफ़ होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती हैं। बहुत मर्तबा वो लोग वेट करते हैं, 2-2 3-3 साल तक वेट करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तब वो लोग अपना सीमेन एनालिसिस कराते हैं। अच्छा, सीमेन एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। हमने एक मतलब आप लोगों को बहुत डिटेल में सब कुछ बताया था। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको हम लोग मोटिलिटी के नाम से जानते हैं, मोटिलिटी। अच्छा, ये मोटिलिटी जो होती है ये कई तरह की मोटिलिटी होती है ना? तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी मोटिलिटी हमारी कितनी होनी चाहिए और कितनी मोटिलिटी हमारी होगी तो हमारी वाइफ़ जो होंगी वो कंसीव हो जाएंगी, है ना? इसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करते रहते हैं और कन्फ्यूज़न भी लोगों के अंदर बहुत मरतबा होता है। अच्छा, ये जो WHO की बहुत सारी नोटिस होती हैं, है ना? जो एक तरह से समझ लीजिए नोटिफिकेशन होता है, लोगों को जाता है कि भाई आज से हम मोटिलिटी इतनी नॉर्मल मानेंगे, आज से ये वाली मोटिलिटी हमारी इतनी होनी चाहिए। इस तरीके से जो चेंजेस होते रहते हैं आए दिन, इस नतीजे में क्या होता है कि जो लैब वाले होते हैं वो लोग कभी कोई सा रेफरेंस डाल देते हैं, कभी कोई सा रेफरेंस डाल देते हैं, या कुछ लैब वाले कोई एक रेफरेंस डाल रहे होते हैं, दूसरे लैब वाले एक दूसरा रेफरेंस डाल रहे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भूल करके आज की इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कुछ ऐसी ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ें कि डायरेक्टली आपकी समझ में आ जाएगा कि मोटिलिटी आपकी जो है कौन सी मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी अगर होगी तो आपकी वाइफ जो होंगी वो कंसीव हो जाएंगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म मोटिलिटी के बारे में। वैसे मेरे बारे में तो आप जानते होंगे, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, सर्टिफिकेट कोर्स हमने किया है इनफर्टिलिटी में, डिप्लोमा मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में। ये हमारा जो सेंटर है सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का क्यूरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह से आप परेशान हैं, बहुत टाइम से एक ज़माने से मेडिसिन ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह आपको यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो एक मरतबा हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं पर भी हों आप, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ को छोड़ करके पूरी दुनिया में कहीं भी हैं आप, आसानी से आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेडिसिन भी बाय कोरियर अपने यहाँ हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो बात करते हैं स्पर्म मोटिलिटी के बारे में। तो ये जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है ये 4 तरह की होती है ना? 4 तरह की जो है मोटिलिटी हम लोग देखते हैं। एक्टिव मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और इसी तरीके से इमोटाइल। तो ये 4 तरह के जो स्पर्म से मोटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो 4 तरह से हम लोग देखते हैं। एक तो पहले नंबर पे एक्टिव है ना, इसी तरीके से फिर प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव और इमोटाइल। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है इसको समझने की आप कोशिश करिए। जितने स्पर्म आपके डिस्चार्ज हुए हैं पर इजाकुलेट, उन सारे स्पर्म में से कितने परसेंट स्पर्म जो हैं वो आपके एक्टिव हैं, जो मूव कर रहे हैं। वो टोटल स्पर्म हम देखते हैं, वो परसेंटेज हम देखते हैं और उसको हम लोग रखते हैं एक्टिव में, कि इतने परसेंट जो हैं स्पर्म आपके वो हैं एक्टिव। ये कितना होना चाहिए? मोर देन 45% तक होना चाहिए, मोर देन 45%। 40% से नीचे तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए कंसीव होने के लिए, मोर देन 45% ही हो, या मिनिमम 40% तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये एक्टिव हो गया आपका, पता चल गया आपको कि जो स्पर्म डिस्चार्ज हो रहे हैं वो एक्टिव हैं, वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो उनको हम लोग एक्टिव मोटिलिटी के नाम से जानते हैं। और ये आपका होना चाहिए मोर देन 45% स्पर्म। अगर आपके स्पर्म जो हैं मोर देन 15 मिलियन पर ml आपके आ रहे हैं, टोटल इजैकुलेट जो है स्पर्म आपका वो 55-60 मिलियन आ रहा है, तो उसमें से मोर देन 45% स्पर्म आपके नॉर्मल होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपके?
अब दूसरे नंबर पे बात आती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, एक तो ये कि एक्टिव में तो सारे आ जाएंगे, किसी थोड़ी सी भी हरकत हुई तो उसको हम मोटिलिटी एक्टिव में शामिल कर लेंगे, एक्टिव मोटिलिटी। लेकिन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो होगी वो आपकी मोर देन 35% होनी ही चाहिए। मोर देन 35% स्पर्म आपकी एक्टिव मोटिलिटी जो है वो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी की बात कर रहे हैं हम। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है मोर देन 35% ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी क्या है, वो एक्टिव भी हैं, मूव भी कर रहे हैं और वो प्रोग्रेसिव हैं, मतलब कि वो अपने जो है डेस्टिनेशन की तरफ प्रोग्रेस उनकी प्रॉपरली हो रही है और वो वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो ये होते हैं प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। तो ये मोर देन 35% ज़रूर होने चाहिए। तीसरे नंबर पे आती है बात नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी की। नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी क्या होती है कि आपके जो स्पर्म है वो मूव तो कर रहे हैं, हरकत तो कर रहे हैं, बट उनके अंदर प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक तरह से बस इतना सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि उनकी जो मोटिलिटी है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं होने वाली है, वो नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है। तो ये जो नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है और इसी तरीके से जो इमोटाइल हैं, ये दोनों तरह के स्पर्म जो हैं ये हमारे लिए बेकार हैं। एक तरह से ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले हैं, कंसीव होने में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। हमारे जो स्पर्म पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव मोटिलिटी वाले जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो हमारे मोर देन 35% ज़रूर होने चाहिए। तो ये है असल चीज़। हमें क्या देखना है, सिर्फ प्रोग्रेसिव मोटिलिटी देखनी है। हमारी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्टिव मोटिलिटी भी हमारी सही होनी चाहिए। क्योंकि बहुत मतलब ऐसा होता है कि जो अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी हमारी कम होती है तो नॉन प्रोग्रेसिव वाले जो स्पर्म होते हैं वो प्रोग्रेसिव में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बहुत मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। इस वजह से हमारी जो एक्टिव मोटिलिटी है वो मोर देन 45% ज़रूर रहनी चाहिए और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो मोर देन 35% ज़रूर होनी चाहिए। होपफुली ये बातें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब अगर स्पर्म की मोटिलिटी आपकी कम आ रही है तो स्पर्म की मोटिलिटी को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी आपकी जो रिड्यूस होती है उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि वो डायग्नोज होना चाहिए प्रॉपर। आपकी हिस्ट्री से भी बहुत मरतबा डायग्नोज हो जाता है, आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उनसे भी डायग्नोज हो जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम ये चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं कि जो मोटिलिटी है वो आपकी रिड्यूस क्यों हो गई है। ये जो मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसकी जो टर्म होती है इसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया। तो एस्थेनोस्पर्मिया का क्योरेबल ट्रीटमेंट तो वही होगा कि आप प्रॉपर इसकी डायग्नोसिस करिए और डायग्नोसिस के बाद इसका जो है प्रॉपर क्योरेबल ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो वो यानी कि जो कॉजेज़ हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करिए और सही से इसका इलाज करिए। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी है ही नहीं, ना ही कोई हमें इशू हो रहा है, आप हमें बस मेडिसिन बता दीजिए ताकि हमारी मोटिलिटी बढ़ जाए। तो उसके लिए 3 दवाएँ हम आपको बता देते हैं, 3 दवाएँ। पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर, स्पर्मोजेनिक पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए। दूसरे नंबर पे स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, स्वास्थ्य आयुर्वेदा का है स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, आप इसका जो है सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल कर लीजिए। तीसरे नंबर पर सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, ये जो है हिमक्योर का है, हिमक्योर का सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल, ये सुबह शाम एक कैप्सूल आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये 3 दवाएं हमने आपको जो बताई हैं, इन तीनों दवाओं के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ्स इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी है जो रिड्यूस्ड है वो इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।